विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ी बड़ी खबर। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से उनके शिष्य स्वामी मुकुंदनंद कोर्ट में शामिल होने पहुंचे प्रयागराज। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से पॉक्सो कोर्ट प्रयागराज में दाखिल अर्जी पर टली सुनवाई। अलविदा नमाज के चलते अदालत न बैठने से टली सुनवाई। दोपहर 2 बजे स्पेशल जज पॉक्सो विनोद कुमार चौरसिया की अदालत में होनी थी सुनवाई। अब 17 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। अगली सुनवाई पर वादी स्वामी मुकुंदानंद गिरी के अदालत में बयान दर्ज होंगे। पॉक्सो कोर्ट में आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है। स्वामी मुकुंदानंद गिरी ने ट्रेन में हमले को भी झूठा मामला बताया है। डॉक्टर स्वाति अघोरी की फेसबुक अकाउंट को भी फर्जी बताया है। उन्होंने कहा है कि जहां तक मेरे गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेरे विदेश भागने के आरोपों का सवाल है, दंडी सन्यासी परंपरा में विदेश जाना प्रतिबंधित है। ये भी दावा किया कि ना ही गुरुजी का और ना मेरा ही पासपोर्ट और वीजा बना है। स्वामी मुकुंदानंद गिरी ने कहा है कि लीगल टीम पूरे मामले को देख रही है। लीगल टीम कानूनी रूप से ही पूरे मामले का अदालत में जवाब देगी। कहा यूपी में गौ हत्या बंद हो, इसके लिए कार्यक्रम जारी रहेगा। कहा उनके गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बीते दिनों लखनऊ से गौ हत्या बंद करने के अभियान का शंखनाद भी किया है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने 2 नाबालिग बटुकों के साथ यौन शोषण का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाया था। 21 फरवरी को पॉक्सो कोर्ट ने ही झुंसी थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसी मामले के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। स्वामी मुकुंदानंद गिरी के साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर पीएन मिश्रा, अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी और लीगल टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज हम लोगों की तरफ से जो परिवाद दाखिल किया गया था उसमें एक तारीख थी, वो तारीख 17 अप्रैल की पड़ गई है। बाकी न्यायपालिका से संबंधित जो चीज़ें हैं वो हमारे कानूनी जो विशेषज्ञ लोग हैं वो बता पाएंगे आप। लगातार जिस तरह से आशुतोष ब्रह्मचारी आरोप लगाते चले जा रहे हैं और अभी अपनी जान का हमला बताया गया, हमला कराया गया, क्या करें? झूठा आरोप है आशुतोष दुराचारी के द्वारा। उसमें जीआरपीएफ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जो अपनी रिपोर्ट लगाई है उसको पढ़ना चाहिए। जीआरपीएफ ने बताया है कि 50 जगह से अधिक सीसीटीवी के फुटेज निकाले गए, कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा ही नहीं, कोई उतरा ही नहीं। और अटेंडेंस ने बताया कि बाथरूम में जब गए तब सुरक्षित थे, बाथरूम में कोई और था नहीं, अंदर से जब निकले तब उनके नाक में चोट था, ऐसा अटेंडेंट ने बताया। इसका मतलब ये इन्होंने स्वयं, जो पेशेवर अपराधी होते हैं वो स्वयं अपने ऊपर हमला कर लेते हैं और करके उसका भी संपत्ति लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये समाज देख रहा है कि ये झूठा आरोप लगा रहे हैं और खुद ही मनमाना कर रहे हैं। अब रो के वीडियो वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हमें जान खतरा, हमारी कोई सुनवाई। अरे भाई, जान की खतरा है तो प्रशासन से हम अनुरोध कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ी सुरक्षा है इस देश की, जो सबसे बड़े पद पर बैठे लोगों को दी जाती है, उस तरह की सुरक्षा दे करके आशुतोष दुराचारी का जान बचाना बहुत आवश्यक है, ताकि वो कानून कोर्ट में जा करके सीडी, लैपटॉप, पेन ड्राइव, दुनिया भर की चीज़ वो बता रहे हैं ना। बहुत बड़ा बयान अब दिया है उन्होंने। जब रविंद्रपुरी जी ने समर्थन में बयान दिया तो उन्होंने नरेंद्र गिरी मौत का हवाला देते हुए कहा कि मैं बड़ा खुलासा कर सकता हूँ कई गंभीर। भाई ये तो नरेंद्र गिरी जी महाराज ही बता पाएंगे या रविंद्रपुरी जी ही बता पाएंगे, उससे तो हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। अब ये तो स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज से पूछना चाहिए जाकर के। तो कह रहे हैं कि हम उस पर खुलासा करें, निश्चित रूप से करें। जो जो चीज़ अपने पास रखे हों वो उन सबको खुलासा करना चाहिए। कोई भी चीज़ दबा करके छुपा करके रखना अच्छी बात नहीं है। जो उनके मन में चीज़ें हों तत्काल समाज के सामने रखना चाहिए। एक बात ये भी कह रहे हैं कि वो लगातार कि जिस तरह से बाहर भाग जाएंगे यात्रा के माध्यम से, सब ये झूठ है। हमारे यहाँ परंपरा ये है कि जो शंकराचार्य होते हैं, ये जो परंपरागत सनातनी हैं, वो विदेश यात्रा करते ही नहीं हैं। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के पास ना कोई पासपोर्ट है, ना कोई वीज़ा है, ना हमारे पास कोई पासपोर्ट है, ना वीज़ा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि माननीय न्यायपालिका के सामने शपथ पूर्वक इतना बड़ा झूठ इस दुष्ट दुराचारी ने बोल दिया है। न्यायपालिका को इस पर विचार करके इस पर निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि ये झूठ इस तरह का बोल रहे हैं। मतलब कुछ भी जो मन चाहे बोलते रहिए, और वो भी कहीं और नहीं। मीडिया पे बोलना तो फिर भी कि ठीक है, मीडिया पर बोल करके थोड़ा सा अपना संपत्ति बटोर लें। माननीय न्यायालय में माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने भी शपथ पूर्वक झूठ बोल रहे हैं कि इनका वीजा और पासपोर्ट बन गया है। तो फिलहाल न्यायपालिका निर्णय करेगी इस पर। अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उत्तर प्रदेश अमिताभ यश
द्वारा चाइनीज मांझा एवं सिंथेटिक शीशा चढ़ी नायलॉन पतंग डोरी पर लगाए गए प्रतिबंध तथा इसके विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की जानकारी देते हुए व्यापारियों से इसके निर्माण, भंडारण, बिक्री न करने और आमजन से इसका उपयोग न करने की अपील, साथ ही सभी जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नियम कानून का कड़ाई से पालन कारण कहीं भी बजे का भंडारा या निर्माण इस तरह का होता दिखे तो उसे पर रोक लगाई। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। चाइनीज मांझा, सिंथेटिक और शीशा चढ़ी नायलॉन पतंग डोरी एक गंभीर खतरा बन चुकी है। इसके कारण प्रदेश में कई पशु पक्षी गंभीर रूप से घायल हुए हैं एवं जनहानि भी हुई है। यह पतंग की डोर कभी कभी किसी परिवार के लिए जीवन भर का दुख बन जाती है। मानव जीवन, पशु पक्षियों और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में ऐसे मांझे का निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है और इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय, एनजीटी, उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुपालन में पूरे प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मैं प्रदेश के सभी व्यापारियों से आग्रह करता हूं कि ऐसे प्रतिबंधित मांझे का निर्माण, भंडारण या बिक्री न करें। साथ ही मैं जन सामान्य से भी अपील करता हूं कि इस प्रकार के मांझे का उपयोग बिल्कुल न करें। याद रखिए, आज किसी और को चोट लगी है, कल इसका शिकार आप स्वयं या आपका कोई प्रियजन भी हो सकता है। यदि कहीं भी ऐसे मांझे का निर्माण, भंडारण या बिक्री या उपयोग की जानकारी मिले तो जनहित में तुरंत यूपी 112 को सूचना दें। आपकी एक सूचना कई जिंदगियां बचा सकती है। धन्यवाद। पीड़ित युवती ने किया सरकारी जमीन को बेचे जाने का खुलासा। प्रयागराज के थाना खीरी के ग्राम कलभसा चयनपुर की रहने वाली युवती पूजा केसरवानी ने बड़ा खुलासा किया है और साथ ही बताया कि किस तरह से उसकी ग्राम सभा की पट्टा की हुई जमीन को बेचा जा रहा है। आज मीडिया क्लब के हर्ष नारायण सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए पूजा केसरवानी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके दादा को ग्राम सभा की जमीन आवंटन की गई थी और अब उसके दादा को नशे की लत होने के कारण बहलाकर रानू केसरवानी दिनेश केसरवानी ने बैनामा करा लिया है, जिसकी शिकायत हमने कई अधिकारियों से की है। वहीं जब दबंग के द्वारा हमारे मकान पर कब्जा करने की कोशिश की गई तो इसकी शिकायत हमने क्षेत्रीय थाने में की तो थाना प्रभारी ने उल्टा ही हमारे साथ अभद्रता की है और हमारे ऊपर ही मामला दर्ज कर दिया। वहीं पुलिस पर आरोप लगाते हुए उनका कहना था कि दबंग लोग घर में घुसकर कब्जा करना चाहते हैं। पहले दादा ने आधी जमीन बेच दी और पता नहीं चला और बची हुई आधी जमीन अब वह बहला फुसला कर बैनामा करा लिए हैं, जिसके कारण हम लोग बेघर हो जाएंगे क्योंकि मेरे पिताजी पहले ही स्वर्गवास हो चुका है और हमारे पास और कोई जरिया भी नहीं है। वही पीड़ित है आलाधिकारी और मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है, जिससे कि ग्राम सभा द्वारा पट्टा की गई जमीन उनके पास रहे, जिसमें वह अपना जीवन यापन कर सके। साथ ही मांग की है कि दादा को आवंटित की गई पट्टा उनके बच्चे और उनको आवंटित की जाए। अवैध कब्जा कर रहे हैं हमारे घर पर। मेरा नाम पूजा केसरवानी है, चैनपुरवा लालतारा थाना खीरी मेजा की रहने वाली हूँ। मेरे दादा को सन 1995 में ग्राम सभा के द्वारा एक पट्टे की जमीन दिया गया है, जिस पर मैं और मेरा पूरा परिवार रह रहे थे। 2025 में मेरे पिताजी के खत्म, लखनलाल केसरवानी जी के खत्म हो जाने के बाद मेरे दादा 85 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति, नशेबाज व्यक्ति हैं, जिनको बहला फुसला कर सूरज केसरवानी, दिनेश केसरवानी, रुपेश, खुशदिल, मोनू केसरवानी लोगों के द्वारा झूठा रजिस्ट्री करा लिया गया है। जब 27 फरवरी को हमें जब पता चला कि क्या कहते हैं हमारे ये पट्टे की ज़मीन का पहले तो बैनामा नहीं होता, इसे ना बेची जा सकती ना खरीदी जा सकती। इसको मतलब ये लोग जब खरीद लिए थे 27 फरवरी को, जब ये लोग कब्जा करने के लिए आए तो हम इसका विरोध किए। जब विरोध किए तो ये लोग हमारे घर पर आए, मतलब हावी हो गए, हमारे साथ मारपीट किए, छेड़खानी किए और उसके बाद ये लोग घर का ताला तोड़कर अंदर भी गए। जब हमने वहीं बगल में लालतारा बूथ चौकी है वहाँ पे गए तो यशोद सर के पास एप्लीकेशन लेके गए थे कि सर देखिए हमारे घर पर ये लोग भूमाफिया की तरह कब्जा कर रहे हैं। तो यशोद सर कोई कार्रवाई नहीं की, ना हमारी पूरी बात सुने, उल्टा हमें मारने के बाद फिर उसके बाद हमें ये थाने लेके गए। रास्ते में गाड़ी के अंदर भी वो लोग मतलब यशोद सर कृष्ण मोहन सिंह हमें गाली देते हुए भी लेके मारते और गाली देते हुए लेके गए थे।
और हमारे ऊपर झूठा मुकदमा भी कर दिए हैं। हमारा करियर बर्बाद कर रहे हैं वहाँ के लोग। यशो सर। तो आपके पिताजी को क्या जमीन का हिस्सा रही? मतलब हिस्से में थे वो हम लोग, लेकिन दादाजी पिताजी मतलब पापा के खत्म हो जाने के बाद बेचना चालू कर दिए। क्या वो जो जमीन है जिस पे आप लोग रह रहे हैं, जो दादा आपके बेचे हैं, क्या वो बेचने वाली जमीन है? नहीं, वो ग्राम सभा के द्वारा रहने के लिए मिला था, बेचने के लिए नहीं मिला है। क्या मांग है आपकी? हमारी यही गुजारिश है योगी सरकार और कानूनों से कि ये क्या कहते हैं, ये जो हमारी ज़मीन है हमें इसके सिवा हमारे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो हमें यशो सर मारे हैं और हमारे ऊपर जो झूठा मुकदमा दायर किया गया है उसको खारिज किया जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और जो विपक्षी लोग हैं, सूरज केसरवानी, मोनू, दिनेश, रुपेश, खुशदिल, ये सब लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है? पूजा केसरवानी, ग्राम चैनपुरवा, लालतारा, श्रीलौती, मेजा, प्रयागराज। ईद का त्योहार पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ईद पर सबसे ज्यादा मीठी सेवई बनाई और खिलाई जाती है। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार भले ही इस दुनिया में न हो, लेकिन उनकी याद किसी न किसी रूप में प्रशंसकों के जेहन में हमेशा रहेगी। संगम के पानी से बनकर तैयार होती है प्रयागराज की मशहूर दिलीप सेवई, जो इस बार भी ईद की मिठास बाएगा। दिलीप सेवई का नाम 48 साल पहले अभिनेता दिलीप कुमार के नाम पर ही रखा गया था। 70 के दशक में शुरू हुई ये कंपनी और आज इसकी सेवई भी देश विदेश में ईद की मिठास बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लीजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार के नाम से बिकने वाली सेवई पूरे देश में मशहूर है। दिल्ली, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के साथ विदेश भी भेजी जाती है। ये सेवई 49 साल पहले ट्रेजरी किंग को भेंट की गई थी। ईद के दौरान दिलीप सेवई की मांग काफी बढ़ जाती है। ऐसा ही एक किस्सा है। दिलीप सेवई के मालिक तौफीक बताते हैं कि 49 साल पहले मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार के नाम पर रखा गया। दिलीप सेवई के मालिक तौफीक ने बताया कि उनके दादा मोहम्मद हनीफ दिलीप कुमार साहब के बड़े फैन थे। 48 साल पहले उनके दादा ने दिलीप कुमार साहब से पूछा कि क्या आपके नाम पर सेवई का नाम रख सकते हैं। इस पर दिलीप कुमार ने सहमति दे दी। तभी से दिलीप सेवई का नाम पड़ा और धीरे धीरे बड़ा ब्रांड बनता चला गया। ये सेवई देश ही नहीं खाड़ी देशों में भी सप्लाई की जाती है। इसके अलावा तौफीक बताते हैं कि उनके दादा अपने हाथ से बनी सेवई मुंबई लेकर गए और मशहूर फिल्म कलाकार दिलीप कुमार को दी और उन्हें ये बेहद पसंद आए, जिसके बाद इस सेवई के कारोबार का और विस्तार किया गया और आज पूरे देश में इसकी अलग पहचान हो गई है। बीते कई दशकों से दिलीप सेवई देश के कई राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी भेजी जाती है। दिल्ली, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में ये सेवई भेजी जाती है। 100 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो के पैकेट में इसको बाजारों तक पहुंचाया जाता है। ईद के त्योहार के 3 महीने पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। 41 सालों से दिलीप सेवई खरीद रहे मोहम्मद शरीफ की बात माने तो ये सेवई बेहद स्वादिष्ट होती है और इसमें मिलावट भी बिल्कुल नहीं होती है। नाम पड़ा किस तरह से दिलीप सेवई बनती है, इसमें क्या खास चीज़ मिला के आप लोग बनाते हैं जिससे इसकी मिठास बढ़ जाती है? दिलीप सेवई ये हमारे गंगा जमुना पानी से बनती है और उसका पानी से और मैदे की मिलावट से ही ये सेवई बनती है। और आज 40 साल से ये सेवई हमारी ईद के मौके पे खाई जाती है। और आज से 40 साल पहले दिलीप कुमार साहब से उनकी रजामंदी से ये सेवई का नाम लिया गया और आज तब से ये आज तक चलती चली आ रही है। किस तरह से आपके पूर्वज मिले थे दिलीप जी से, क्या बात है? दादा हमारे बॉम्बे गए थे, 4-5 दिन उन्होंने स्ट्रगल किया उनसे मिलने के लिए और सेवई का डब्बा लेके गए थे उनसे, उनको दिया, उनको तोहफे के रूप में सेवई दी और उसका नाम बताया कि दिलीप साहब आपके नाम से रखना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी रजामंदी दी। तब से आज तक ये दिलीप कुमार साहब के नाम से ही चलती चली आ रही है। ये आपका बॉम्बे, कलकत्ता भी जाती है और गल्फ़ कंट्रियों में भी जाती है। कितनी मिठास बोलेगी ये इस बार भी हर साल की तरह इस साल भी ये आपको मिठास वही स्वाद वही पहचान रहेगी। तौफीक अहमद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी द्वारा उनके आवास पर रोज जनसुनवाई की जाती है, तो वहीं आज कई लोग अपनी समस्या लेकर विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी के समक्ष मौजूद हुए और अपनी आपबीती सुनाई। सबसे खास बात यहां पर देखने को यह मिली कि शहर उत्तरी के विधायक होने के बावजूद, चाहे वो शहर दक्षिणी की जनता हो या फिर फाफामऊ विधानसभा या शहर पश्चिमी, शहर उत्तरी से लगी हुई सभी विधानसभा के लोग यहां पहुंचकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढते नजर आए और विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी
ने सभी विधानसभाओं के लोगों की मदद के लिए तत्काल संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। खास बात यहां पर ये देखने को मिली कि एक विधानसभा का विधायक होने के बावजूद कई विधानसभा के लोगों की समस्याओं को दूर करते नजर आए हर्षवर्धन वाजपेयी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।